हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। और हम डिस्कस कर रहे थे हमने डिस्कस किया था बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी, उसका जो भी टाइमलाइन था वो हमने डिस्कस किया। और कुछ हमारे जो फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो बोरो किए गए हैं अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब है, उसका क्या अभिप्राय है, तो उसके बारे में हम बेसिक आज डिस्कशन करेंगे, और जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। तो देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली देखिए, सिंगल सिटीजनशिप है क्या कि जब कोई एक नागरिक होता है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो देश है वो फेडरल है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक देश जहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब जो फॉर्म है यूनियन ऑफ स्टेट, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई अन्य राज्य का है, कोई कर्नाटक का, कोई तमिलनाडु का। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई तमिलनाडु की नागरिकता रखता हो, कोई यूपी की नागरिकता, कोई बिहार की नागरिकता। सबकी नागरिकता, जो भी यहाँ पे भारत में रहते हैं उनके सिर्फ एक नागरिकता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय या इंडियन। जो सिटीजनशिप है वो एक ही नागरिकता है, तो इसे ही हम कहेंगे सिंगल सिटीजनशिप। जबकि यूएसए में क्या होता है कि जिस भी वो स्टेट का नागरिक होता है वो उस स्टेट की भी रखता है नागरिकता, और अमेरिका की रखता है, तो वहाँ ड्यूअल नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है। बट हमारे जो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये भी एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट फीचर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हम समझते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मतदान। सार्वभौमिक वैश्विक मतदान मतलब एक जो हमारे यहाँ जो एक एडल्ट है उसे अधिकार होता है कि वो मतदान कर सके। वो एडल्ट की जो एज है वो डिफाइन है, जैसे उस एडल्ट की एज होनी चाहिए 18 प्लस का जो भी है हमारे देश में, उसे अधिकार है कि वो अपने मत के द्वारा सरकार को चुन सकता है या गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है। तो ये जो अधिकार है वो हमारा संविधान हमको देता है, और इसी कॉन्सेप्ट को या इसी फिनोमिना को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक मत अधिकार। देखिए, शुरुआत में जब संविधान लिखा गया था तो इसकी एज 21 साल थी। संविधान में मेंशन था कि 21 साल का जो कोई भी होगा वो मत अधिकार के लिए मत अधिकार कर सकता है। बट बाद में जो एज है इसको लोअर किया गया, इसको 18 साल किया गया है, और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये चेंज किया गया, और जो एज है उसे लोअर कर दिया गया 18 साल। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक वैश्विक मतदान। ठीक है, तो इसकी एज जो आज भारत में है वो 18 साल है, और ये आर्टिकल 326 में मेंशन है कि जो हाउस ऑफ पीपल होगा, या जिसे हम लोकसभा कहते हैं, या जो राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहाँ पे जो मत देने का जो अधिकार है वो किसको होगा? 18 साल से जो भी ज़्यादा एज के होंगे, या जिन्हें हम वैसे कहेंगे 18 या 18 से ज़्यादा एज के लोगों को हम वैसे कहेंगे भारत में। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे संविधान में वर्णित है या मेंशन है, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 हम बात करें संविधान में, तो संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 35 तक ये मेंशन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज पे भी, जो सार्वभौमिक वैश्विक मतदान पे भी अधिकांश ये पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उसकी एज कम की गई थी, मतलब 21 से 18 की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए 61वें संविधान संशोधन। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ या जो यहाँ लिखा हुआ है, कोशिश करिए उसको आप नोट डाउन करते चलें। उसके बाद देखिए, जो बेसिकली फंडामेंटल राइट होता क्या है, तो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसके माध्यम से हम अपना जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जैसे हर आदमी का एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए
उसको कुछ छूट या कुछ आज़ादी की आवश्यकता होती है। अगर बंदिश में आप रहेंगे तो जो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमें बेसिक राइट चाहिए, उसे हम राइट को डिफाइन करेंगे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लियरली ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं, आप नोट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, फंडामेंटल राइट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार पे किसी तरह का कोई मतलब सरकारी तंत्र के द्वारा वो किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वहाँ पे सुना जाएगा, आपको लोअर कोर्ट नहीं जाने की आवश्यकता, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपने उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अपील के भी 3 प्रावधान दे रखा है, इसके मैंडेमस है स्टेट। तो ये इसके विषय में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जब फंडामेंटल राइट को पूरी तरह पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक मैं बता दूं कि ये एनफोर्सेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इसे हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं इसको लेके। और देखिए कुछ जो बेसिक हेड पे है, मतलब बेसिक हेड्स हैं, उसको आप थोड़ा देख लीजिए। इसका जो बेसिक हेड है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक वर्णित हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ठीक है, जो फ्रीडम की आज़ादी, जो हमें राइट टू फ्रीडम है या फ्रीडम का अधिकार है, वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। और आर्टिकल 19 में ही 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसी में प्रेस की आज़ादी के लिए भी वर्णन है, प्रेस के लिए फ्रीडम या जो आप, ठीक है, प्रेस फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 के 1 में मेंशन है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। उसके बाद जो आप रिलीजियस जो भी आपकी आज़ादी है या धार्मिक आज़ादी, स्वतंत्रता, हमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक मेंशन है। उसके बाद जो कल्चरल और एजुकेशनल हमारे राइट्स हैं, जो भी हमारा कल्चरल है या संस्कृति है, उसका अगर हम पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें अधिकार मिला है संविधान से। और जो भी हमारे एजुकेशन है या पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो हमें आर्टिकल 29 से लेके 30 तक में मेंशन है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और, ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहाँ से लिया गया है? ये संविधान में लिया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। और बेसिकली अगर एक सवाल और है जो पीसीएस या यूपीपीएससी जो है अक्सर पूछता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, ठीक है, विच इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहेंगे, तो वो हम फंडामेंटल राइट को कहेंगे। अब ये फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो ब्रिटेन है, तो जो ब्रिटेन का रॉयल एम्पायर था या वहाँ का जो शाही शासन था, वो उन्होंने जब मज़दूरों को कुछ अधिकार दिए थे, जो वहाँ के लेबर्स थे उनको कुछ अधिकार दिए थे, लेबर राइट दिए थे, तो जब उन्होंने राइट दिया था तो उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा था मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो हम भारत में भी इसी चीज़ को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, या हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। इसके बाद हम एक फंडामेंटल राइट में और है, जब स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट मेंशन थे तो 7 फंडामेंटल राइट मेंशन था, राइट, ठीक है। उसमें एक था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप नोट बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि ये भी आप नोट कर लें। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ 1978 में, और इससे ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया और इसको बना दिया गया लीगल राइट, ठीक है। अब ये लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था? ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो राइट डाउन कर लीजिए इसे भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए भाई, अधिकार आपको मिलेंगे तो अधिकार के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आपकी होती है, जिम्मेदारियां भी होती हैं।
और ये बेसिकली मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि भाई अगर आप नागरिक हैं तो आप अपनी चीज़ों का या अपने देश के प्रति एक प्रेम रखें, उनके जो भी स्मारक हैं या बाकी चीज़ें हैं उनका आप सम्मान करें, ठीक है। तो देश प्रेम से संबंधित जो भी है या देश के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसको इंट्रोड्यूस बाद में किया गया, इसको पार्ट 4A में रखा गया और आर्टिकल 51 का पार्ट A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था, ये USSR से लिया गया था, ठीक है। जो रसिया पहले थी USSR, वहाँ से ये लिया गया था। और इसकी बात ये होती है कि ये कोर्ट में आप अगर कोई आप ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कंपाइल नहीं करते हो या आप ड्यूटीज़ का पालन नहीं करते हो तो ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपका कुछ मतलब अगर आपको अधिकार मिले हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी आपकी होनी चाहिए। और इसके लिए जो हमारे आज के वर्तमान समय में 11 ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके विषय में मैं आगे प्रॉपरली डिस्कस करूँगा। इसके बाद देखिए कुछ संविधान में शब्द हैं, आप प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, तो प्रियम्बल में 6 शब्द हैं जिनके बारे में वर्णन है। तो सबसे पहला है सोवेरियन, ठीक है। तो सोवेरियन क्या होता है इसके विषय में आइए जान लेते हैं। तो सोवेरियन होता है संप्रभु। संप्रभु मतलब कि अगर भारत जो है स्वतंत्रता पाने के बाद 1947 में उसे स्वतंत्र हो गया, उसके बाद ये संप्रभु से हम ये समझते हैं, तात्पर्य है हमारा कि किसी भी तरह का जो फॉरेन जो दबाव होगा या कुछ फॉरेन का जो एक कंट्रोल होता है वो हमारे देश में किसी भी तरह से नहीं होगा। हम किसी भी जो फॉरेन है या एक्सटर्नल पावर है उससे कंट्रोल नहीं होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं सोवेरियन इट मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब जो हमारा राज्य है या जो हमारा देश है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसका जो पड़ोसी देश है या कोई भी देश है जो दुनिया में है उसका कोई भी कंट्रोल हमारे देश पे नहीं होगा, उसे हम संप्रभु या सोवेरियन कहेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टर्म है डेमोक्रेटिक, हमारे प्रियम्बल में मेंशन है उद्देशिका में डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक ऐसा गवर्नमेंट होता है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़, मतलब ये गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों के लिए चुना जाता है और लोगों में से चुना जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी अपने लोगों में होगा, ऐसा नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव या जो हमारे नेता हैं वो अमेरिकन या इटली से आएंगे, वो भी हमारे लोगों के बीच के होंगे, लोगों के लिए चुनेंगे। अगर जब वो चुने जाएंगे तो वो कार्य किसके लिए करेंगे? लोगों के लिए करेंगे। और किसके द्वारा चुने जाएंगे? लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, कि जहाँ पे डायरेक्टली हम इलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। मोदी जी को भी अगर हमने चुना है तो हम ही ने चुना था, इससे पहले मनमोहन सिंह जी को भी चुना था तो वो हम ही लोगों ने चुना था। तो ये हमारे डेमोक्रेसी की विशेषता है कि हमें जो एक मत देने का अधिकार है जिससे कि हम अपने गवर्नमेंट को भी चुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि 1 पर्सन 1 वोट, मतलब एक व्यक्ति एक वोट देके और अपने जो डेमोक्रेटिक पावर है उसको वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक को हिंदी में कहते हैं गणराज्य। अब बेसिकली गणराज्य होता क्या है? गणराज्य ये होता है जो हेड ऑफ कंट्री होगा, जो हेड ऑफ कंट्री, जो आज हमारे हेड ऑफ कंट्री हैं वो कौन है, या हम हेड ऑफ स्टेट, वो हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे वो कौन होंगे? वो एक फिक्स टेन्योर होगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हो जाएंगे, वो एक उनका एक फिक्स टेन्योर होगा और डायरेक्ट वो चुने जाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा, ठीक है, फिक्स टर्म के लिए। और इनको कोई हेरिडेटरी पावर नहीं मिलेगी, मतलब ये अगर राजा बन गए या हेड बन गए देश के तो अब इनका पुत्र बन जाए, ऐसा कोई इनको राइट नहीं मिलेगा। तो इनको कोई हेरिडेटरी पावर नहीं है। इनका जो एक आप कह लीजिए टर्म है वो 5 साल के लिए है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं रिपब्लिक या गणराज्य। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट को कहते हैं समाजवाद, ठीक है।
अब समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये बाद में संविधान में ऐड किया गया था 42वें 42nd संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, ठीक है। और इसका बेसिक गोल क्या होता है कि जो समाज में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक भी जो एक लाभ है वो पहुंचाया जा सके सिर्फ कुछ लोगों, क्योंकि देखिए अगर एक समाज है, इसे आप मान लीजिए ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जो कुछ भी जनरेट हो रहा है, जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है वो सबके द्वारा की जा रही है, तो जो इसका फ़ायदा है वो भी सब में बटे, ठीक है। इसका जो बेनिफिट है वो सब में बटे, ठीक है। तो इस विचारधारा को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं समाजवाद, ठीक है। तो ये किसी विशेष वर्ग या विशेष लोगों तक ही सीमित ना रह जाए, जो संसाधन है उसका वितरण सभी में हो, ओनरशिप चाहे लैंड हो चाहे इंडस्ट्री हो वो सभी में हो। तो ये बेसिकली सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिकल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सोशलिस्ट होता है। तो हमारे संविधान में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में से इस कॉन्सेप्ट को सोशलिस्ट को ऐड किया गया। इसी के बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे संविधान को वर्णित करता है, वो है सेकुलर, या जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऐसा है कि जो हमारा स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, जो हमारे भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। अगर जैसे पाकिस्तान है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या है, इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। ईरान को मैं कहूँगा वो इस्लामिक स्टेट है। उसी तरह ये सारे इस्लामिक स्टेट हैं, लेकिन हमारा जो भारत है क्या वो हिंदू राज्य है क्या, इंडिया? नहीं, ये सेकुलर देश है। सेकुलर मतलब यहाँ पे हम सभी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये देश सभी का है, सभी के लिए है। और यहाँ पे जो सरकार है ये धार्मिक आधार पे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। ये होता है बेसिक अर्थ सेकुलरिज्म का। तो ये इसे भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमारे संविधान की थी, इसे हम कहते हैं बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब लेके आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके संविधान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जहाँ से डायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन और बाकी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह और भी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।